ही गंदा इंसान है, वो बहुत ही गुस्से वाली है, वो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। ये सब सेंटेंसेस क्या थे? किसी को डिस्क्राइब यानी कि किसी के बारे में थे ये? तो बस आज हम सीखेंगे कुछ बुरी क्वालिटीज़ को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। मैं हूँ एली, आपकी ट्रेनर लर्न एक्सपर्ट, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। अब अगर किसी को बहुत गुस्सा आता हो, बात बात पर गुस्सा कर देता हो, तो उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? अग्रेसिव। अग्रेसिव। तो इसे एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। बीइंग अग्रेसिव डज हार्म टू योरसेल्फ मोर देन द अदर्स, है ना? यानी कि गुस्से वाला होने से आप खुद को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं दूसरों से। बात तो सही है। और एक सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज फायर्ड बिकॉज ऑफ हर अग्रेसिव बिहेवियर। मतलब उसके गुस्से वाले व्यवहार से, गुस्सा करने की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया। फायर का मतलब तो दोस्तों आग होता है, पर फायर्ड का इस सेंटेंस में मतलब है कि काम से निकाल देना। ठीक है, आई होप ये क्लियर था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अच्छा बताइए, अगर कोई घमंडी है तो उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोगेंट। तो चलिए अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। माइक बिकेम एरोगेंट आफ्टर बिकमिंग फेमस। यानी कि माइक बहुत घमंडी हो गया था फेमस होने के बाद। ही इज द ओनली एरोगेंट पर्सन इन हिज फैमिली। यानी कि उसके परिवार में से वो एक ही घमंडी इंसान है, बाकी सब अच्छे हैं। अगर कोई ईर्ष्या या जलता बहुत हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? एनवियस। अब देखो, एनवियस और जेलसी में दो शब्द हैं, दो वर्ड्स अलग है। एनवियस वो होता है कि आप चाहते हो कि वो चीज़ मेरे पास हो, यानी कि आपके पास वो थोड़ी सी भी नहीं है। जेलसी का मतलब ये होता है कि आपके पास, समझिए आप थोड़े पॉपुलर हो और दूसरा वाला इंसान भी पॉपुलर है, पर वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप उससे आप वो ईर्ष्या कर दो कि मुझे भी उतनी पॉपुलैरिटी चाहिए। जैसे कि शी इज़ वेरी एनवियस ऑफ हर कॉलीग्स हु आर प्रोग्रेसिंग एंड एक्सेट्रा। मतलब दूसरे उसके कॉलीग्स इतनी तरक्की कर रहे हैं कि ये तो ईर्ष्या से मर रही है बिल्कुल। अब अगर समझिए आप किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि बड़ा ही बदतमीज़ इंसान है, कुछ नहीं आता, बात करने का तरीका नहीं है, तो आप उसे क्या कहते हो? डिसरिस्पेक्टफुल। क्योंकि अच्छे से बात करने को, ठीक से तमीज़ से बात करने को हम रिस्पेक्ट कहते हैं, तो बस ऑपोजिट हो गया डिसरिस्पेक्टफुल। तो चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। शी इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हर सबऑर्डिनेट्स। यानी कि वो अपने से नीचे जो काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस में आप सीनियर हो और आपके जूनियर्स के साथ वो अच्छे से व्यवहार नहीं करती, बड़ी ही बदतमीज़ है, इंसल्ट कर देती है। अगर कोई गैर जिम्मेदार हो तो उसे आप क्या कहते हैं? इररिस्पॉन्सिबल। तो चलिए इसको एक सेंटेंस में जल्दी से यूज़ करते हैं। शी इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हर फैमिली। यानी कि उसके घर वालों की तरफ वो बड़ी ही गैर जिम्मेदार है। पीपल दीज डेज आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सोसाइटी, दे थ्रो गार्बेज एवरीवेयर। यानी कि लोग आजकल सब जगह कचरा ऐसे ही डाल देते हैं बिना सोचे समझे, और ये सोसाइटी की तरफ बड़ी ही गैर जिम्मेदारी है। दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल। तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी अगर समझो कोई बहुत निराशावादी इंसान हो, हर चीज़ में उसे बस नेगेटिव ही दिखता हो, तो आप उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्टिक। आपने ऑप्टिमिस्टिक सुना होगा, जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं। पेसिमिस्टिक बिल्कुल उसका उल्टा है, सब जगह अपनी नेगेटिव एनर्जी फैलाते हुए। तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं। द वेदर फॉरकास्ट फॉर द कमिंग वीक इज पेसिमिस्टिक। यानी कि मौसम का हाल अगले हफ्ते बेहाल है, निराशाजनक है। तो देखा, इसको हमने एक मौसम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया। अब इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। शी इज़ वेरी पेसिमिस्टिक टूवर्ड्स हर करियर। यानी कि उसको अपने करियर की तरफ सिर्फ निराशाजनक ही वो व्यू है उसका कि मेरे करियर का कुछ नहीं होने वाला। इसे इस तरह से आप इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर समझिए व्यवहार किसी का बिल्कुल झूठ बोलने वाला इंसान है, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, तो आप उसे क्या कहते हैं? डिसऑनेस्ट। तो अगर आप इसको एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो बड़ा एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं।
शी इज़ अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, आई डोंट वॉन्ट हर अराउंड मी। यानी कि वो बड़ी ही झूठ बोलने वाली, बिल्कुल भरोसे के लायक इंसान नहीं है, मेरे पास वो नहीं चाहिए मुझे, उसको मुझसे दूर रखो। तो अराउंड मी यानी कि मेरे आसपास। अच्छा चलिए दूसरा एक इंटरेस्टिंग वर्ड देखते हैं। हुक्म चलाने को आप हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, अगर मैं हुक्म चलाना कहूँ तो आपके दिमाग में कौन आता है? बॉस, या दूसरे कोई लोग जो मतलब आपसे हो सकता है सुपीरियर हो और आपसे बस हुक्म चलाते हो कि ये कर लो वो कर लो, तो इसको बॉसी कहते हैं। ये वर्ड याद रखने का बिल्कुल ईजी तरीका है। तो चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। शी इज़ जनरली काइंड बट बॉसी एट टाइम्स। यानी कि जनरली तो वो अच्छे दिल वाली, बड़ी ही रहम दिल वाली है, पर कभी कभी बॉसी हो जाती है, हुक्म चलाने लगती है। Her bossiness gets in the way of her career। यानी कि उसके जो काम करने का, उसका जो करियर है, उसके बीच में इसका ये हुक्म चलाने वाला एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता है इनके फेवर में। बस मतलब सारी प्रमोशंस इनके चले जाते होंगे, आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब आपके काम में या ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी करे, या टांग अड़ाना कहते हैं जिसको, तो उसे आप क्या कहते हो? दफ़ा हो जाओ। पर इंग्लिश में दखल अंदाजी को कहते हैं इंटरफियरिंग। चलो तो इसे सेंटेंस में यूज़ करें। माई पेरेंट्स डू नॉट इंटरफियर इन माई वर्क। यानी कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करते मेरे काम में। माई कॉलीग कीप्स इंटरफियरिंग इन माई पर्सनल लाइफ। यानी कि मेरे ऑफिस का कॉलीग, मतलब मेरे जो साथ में काम करता है, वो मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत दखल अंदाजी करता है। तो दोस्तों ये शब्द जो है कॉलीग, उसको कलीग कहा जाता है। जनरली आपने कलीग सुना होगा, बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन, उसको कॉलीग कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर आपके आसपास आपने देखा है कि कोई इंसान है जो दूसरों की ओपिनियन से, दूसरों के विचारों से सहमति नहीं रखता, बस यही सोचता है मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है, तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप इनटॉलरेंट कहते हैं। तो चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कि आप कॉन्वर्सेशन में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज आर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर्स व्यूज़। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एक दूसरे के विचारों से सहमति नहीं रखती, उन्हें लगता है कि वो सही है ना। शी इज़ वेरी इनटॉलरेंट टुवर्ड्स हर सबऑर्डिनेट्स। यानी कि वो उसको उसके नीचे जो काम करते हैं उनसे बिल्कुल उनकी राय नहीं सुननी है। उसे लगता है कि भाई मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। ये तो गलत बात है, पर इनटॉलरेंट का मीनिंग यही होता है। तो एक और सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ मिल्क इनटॉलरेंट। यानी कि उसे दूध नहीं जमता, यानी कि हजम नहीं होता, एलर्जी होती है। तो इसे देखा हमने किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, पर किसी चीज़ को उस इंसान से रिलेटेड ऑब्वियसली, पर कैसे यूज़ किया हमने कॉन्वर्जेशन में, है ना। था ये इंटरेस्टिंग? ओके, तो अब हम आ चुके हैं लेसन के आखिर में। उम्मीद है आपने इन शब्दों को यूज़ करने के अलग अलग तरीके सोच लिए होंगे और आप बिल्कुल इन्हें यूज़ करेंगे कॉन्वर्जेशंस में। बिल्कुल नेचुरली आपकी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन इतनी फ्लुएंट लगेगी बिकॉज़ आप ये अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी विदा लेती हूँ आपसे, मिलते हैं जल्द ही दूसरे लेसन में। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश और अपना ध्यान रखें।